यह 6 दिसंबर 1956 की बात है, जब भारत ने अपने सबसे महान विचारकों में से एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को खो दिया। समाज के शोषित और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले इस महान नेता का जाना उनके अनुयायियों और पूरे देश के लिए एक गहरा आघात था। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अस्तित्व की लड़ाई से लेकर शिक्षा प्राप्त करने तक अनगिनत संघर्षों का सामना किया। उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए और स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी ये यात्रा अनेक लोगों के लिए आज भी प्रेरणा बनी हुई है। हालांकि यह सफर उनके लिए आसान नहीं था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बाबा साहेब गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते रहे। उन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी कई बीमारियों ने घेर लिया था। डायबिटीज के कारण उनका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था और गठिया की वजह से वे अक्सर असहनीय दर्द से जूझते थे। कई बार तो दर्द इतना बढ़ जाता था कि रातों की नींद भी उनसे छिन जाती थी। जब हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के अंतिम पलों को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि उनकी सेहत बेहद नाजुक हो चुकी थी। उनका शरीर लगातार गिरती सेहत से जूझ रहा था और हर बीतते दिन के साथ उनकी स्थिति और गंभीर होती जा रही थी। 6 दिसंबर 1956 की सुबह जब वे नींद में थे तब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन उस अंतिम दिन से पहले यानी 5 दिसंबर 1956 को उनके जीवन में क्या घटनाएं घटीं, इस वीडियो में हम न केवल उनके आखिरी दिन की घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे बल्कि उस अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम पर भी नजर डालेंगे जिसमें उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले भाग लिया था। राज्यसभा में बाबा साहेब का आखिरी दिन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी अंतिम सार्वजनिक उपस्थिति राज्यसभा की कार्यवाही में दर्ज कराई थी। नवंबर के अंतिम 3 हफ्तों के दौरान वे दिल्ली से बाहर थे। 12 नवंबर को वे पटना होते हुए काठमांडू की यात्रा पर निकले थे। 14 नवंबर 1956 को काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ जिसमें बाबा साहेब ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया था, जिन्होंने विशेष रूप से बाबा साहेब को अपने पास मंच पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जो बौद्ध धर्म में बाबा साहेब के ऊंचे कद और वैश्विक मान्यता को दर्शाता है। काठमांडू में अलग अलग स्थानों पर लोगों से मिलते मिलते बाबा साहेब बेहद थक चुके थे। उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर, जिन्हें माई साहेब भी कहा जाता था, ने अपनी जीवनी डॉक्टर आम्बेडकर आंचिया सहवासात में इस पूरी यात्रा का विस्तार से उल्लेख किया है, जिसमें बाबा साहेब की बिगड़ती सेहत और उनके संघर्षों का जिक्र मिलता है। माई साहेब के अनुसार भारत लौटते समय बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों का दौरा किया। वे नेपाल में लुम्बिनी, महात्मा बुद्ध के जन्मस्थल गए और पटना में सम्राट अशोक की मशहूर लाट का भी दर्शन किया। इसके बाद उन्होंने बोध गया की यात्रा की, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह लंबी और थकाने वाली यात्रा उनके लिए अत्यधिक कठिन साबित हुई। 30 नवंबर 1956 को जब बाबा साहेब दिल्ली लौटे तो सफर की थकान उनके शरीर पर साफ झलक रही थी। उसी दौरान संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, लेकिन खराब सेहत के चलते वे इसमें शामिल नहीं हो सके। इसके बावजूद 4 दिसंबर को उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही में जाने की जिद की। उनके चिकित्सक डॉक्टर मालवंकर ने सेहत जांचने के बाद कहा कि अगर वे संसद जाना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। उसी दिन बाबा साहेब राज्यसभा पहुंचे, कार्यवाही में हिस्सा लिया और दोपहर बाद वापस लौट आए। लंच के बाद वे कुछ देर के लिए सो गए। यह उनका संसद का अंतिम दौरा साबित हुआ। मुंबई में धर्म परिवर्तन का आयोजन। माई साहेब अम्बेडकर ने अपनी किताब में उल्लेख किया है, राज्यसभा से वापस आने के बाद बाबा साहेब ने थोड़ी देर आराम किया, फिर मैंने उन्हें जगाया और कॉफी दी। बाबा साहेब और माई साहेब 26 अलीपुर रोड पर स्थित अपने घर के बगीचे में कुछ समय तक बातचीत करते रहे। उसी दौरान नानकचंद रत्तू वहां पहुंचे और इस मुलाकात में शामिल हुए। मुंबई, जिसे उस समय बंबई कहा जाता था, में 16 दिसंबर 1956 को एक खास धर्म परिवर्तन समारोह आयोजित करने की योजना थी। शहर के नेता चाहते थे कि बाबा साहेब मुंबई में भी नागपुर की तरह एक ऐतिहासिक और विशाल धर्म परिवर्तन कार्यक्रम करें। इस कार्यक्रम में बाबा साहेब और माई साहेब दोनों का आना अनिवार्य था। नानकचंद रत्तू कौन थे?
नानक चंद रत्तू पंजाब के होशियारपुर जिले के निवासी थे। वे काम की तलाश में दिल्ली आए थे, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से हुई। इसके बाद वे हमेशा बाबा साहेब के साथ रहे और उनका एक अहम हिस्सा बन गए। 1940 में नानक चंद ने बाबा साहेब के सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। 6 दिसंबर 1956 तक, यानी बाबा साहेब के निधन तक, वे उनके सचिव रहे। नानक चंद ने बाबा साहेब के लेखों को टाइप करने में भी मदद की थी और बाबा साहेब की याद में बाद में 2 किताबें लिखी। नानक चंद रत्तू का जन्म 6 फरवरी 1922 को हुआ था और 5 सितंबर 2002 को 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ था। बाबा साहेब ने 14 दिसंबर को नानक चंद से मुंबई जाने के लिए टिकट के बारे में पूछा, ताकि वे मुंबई में होने वाले धर्म परिवर्तन समारोह में शामिल हो सके। माई साहेब की जीवनी डॉक्टर आम्बेडकर आंचिया सहवासात के अनुसार बाबा साहेब की सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्हें हवाई जहाज से मुंबई जाने की सलाह दी गई। इसके बाद बाबा साहेब ने नानक चंद से कहा कि वे विमान से उनकी यात्रा की व्यवस्था करें। बाद में बाबा साहेब ने काफी देर तक नानक चंद रत्तू से कुछ लिखवाया। फिर रात के करीब 11:30 बजे बाबा साहेब सोने गए और चूंकि रात काफी हो चुकी थी, नानक चंद रत्तू भी उनके बंगले में ही रुक गए। सोचिए, अगर आज बाबा साहेब हम सबके बीच होते तो क्या चाहते? वो चाहते कि हम शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। वो चाहते कि हम सिर्फ उनके संघर्षों को याद न करें, बल्कि उनके विचारों को आत्मसात करें, उन्हें पढ़ें, समझें और आगे बढ़ाएं। बाबा साहेब की जिंदगी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक क्रांति की दास्तान है, जो समाज के सबसे कमजोर तबके को हक दिलाने के लिए लड़ी गई। लेकिन अगर हम उनके विचारों को ही भूल जाएं, तो ये सबसे बड़ी हार होगी। इसलिए अगर आप सच में बाबा साहेब के सपनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सिर्फ भावनाओं में नहीं बहें, पढ़ें, जानें और समझें कि उन्होंने क्या लिखा और क्यों लिखा। उनकी किताबें आपके लिए एक मशाल की तरह हैं, जो अंधकार से रोशनी की ओर ले जाती हैं। आप सभी बाबा साहेब की लिखी और उन पर लिखी महत्वपूर्ण किताबें इस लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हैं। अब आइए जानते हैं बाबा साहेब के जीवन के आखिरी 24 घंटे, जो इतिहास के सबसे भावुक और महत्वपूर्ण पलों में से एक है। बाबा साहेब की जिंदगी के आखिरी 24 घंटे। बाबा साहेब की अंतिम घड़ियों में माई साहेब उनके पास ही थी। उन्होंने अपनी किताब में इन अंतिम लम्हों का बहुत बारीकी से विवरण किया है। 5 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब ने सुबह लगभग 8:30 बजे अपनी आंखें खोली। माई साहेब उनके कमरे में चाय लेकर आईं और उन्हें जगाया। दोनों ने साथ में चाय का आनंद लिया। इस बीच नानक चंद रत्तू, जो उस दिन दफ्तर जाने वाले थे, उनसे मुलाकात करने पहुंचे। नानक चंद ने भी चाय पी और फिर अपने काम पर चले गए। माई साहेब ने बाबा साहेब को दिन के सामान्य कार्यों में मदद की और फिर उन्हें नाश्ते की मेज तक ले आईं। इसके बाद तीनों, बाबा साहेब, माई साहेब और डॉक्टर मालवनकर, ने साथ में नाश्ता किया और बंगले के बरामदे में कुछ देर बातें की। बाबा साहेब ने अखबार पढ़ने के बाद माई साहेब से अपनी दवाइयां लीं और इंजेक्शन भी लगाए। फिर माई साहेब रसोई में काम करने चली गईं, जबकि बाबा साहेब और डॉक्टर मालवनकर बरामदे में बैठे रहे और आपस में बातचीत करते रहे। डॉक्टर मालवनकर कौन थे? डॉक्टर माधव मालवनकर मुंबई के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थे। उनका क्लिनिक गिरगांव में स्थित था और वह फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में विशेषज्ञ माने जाते थे। डॉक्टर मालवनकर अपनी कुशलता और अनुभव के लिए पूरे मुंबई में प्रसिद्ध थे। वह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के करीबी चिकित्सक और दोस्त थे। अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद माई साहेब आम्बेडकर डॉक्टर मालवनकर की सहायक बन गई थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात बाबा साहेब से हुई थी। 5 दिसंबर 1956 को करीब 12:30 बजे माई साहेब ने बाबा साहेब को लंच करने के लिए बुलाया। उस समय बाबा साहेब लाइब्रेरी में बैठकर अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना लिख रहे थे। माई साहेब के अनुसार बाबा साहेब ने लंच किया और फिर आराम करने के लिए सोने चले गए। उसके बाद माई साहेब अपनी खरीदारी के लिए बाजार चली गईं। वह अक्सर उस समय बाजार जाती थीं जब बाबा साहेब सो रहे होते थे या संसद में होते थे, ताकि उनकी नींद में कोई परेशानी ना आए। 5 दिसंबर को जब बाबा साहेब सोने गए थे, माई साहेब और डॉक्टर मालवनकर ने बाजार जाने का निर्णय लिया। डॉक्टर मालवनकर मुंबई जाने से पहले कुछ सामान खरीदना चाहते थे, इसलिए उन्होंने माई साहेब के साथ बाजार जाने का निर्णय लिया।
दोनों ने दोपहर में लगभग 2:30 बजे बाजार का रुख किया और शाम 5:30 बजे घर लौटे। उस वक्त बाबा साहेब बेहद गुस्से में थे क्योंकि वह जागकर उन्हें घर में नहीं पाए थे। बाबा साहेब का गुस्सा। माई साहेब ने अपनी किताब डॉक्टर आम्बेडकर आंचिया सहवासात में बाबा साहेब के गुस्से के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। अगर उनकी कोई किताब या सामान सही जगह पर नहीं मिलता था या उनका पेन कहीं और पड़ा होता था तो वह गुस्से में आ जाते थे। छोटा सा काम भी अगर उनकी इच्छा के खिलाफ होता या उम्मीद के मुताबिक न होता तो उनका गुस्सा बढ़ जाता था। माई साहेब ने लिखा है कि बाबा साहेब का गुस्सा जैसे एक तूफान होता था। हालांकि यह गुस्सा बस वक्त की बात था। जैसे ही वह जिस चीज को खोज रहे होते वह मिल जाती, उनका गुस्सा तुरंत शांत भी हो जाता था। बाजार से लौटकर माई साहेब सीधे बाबा साहेब के कमरे में गईं। बाबा साहेब ने कहा कि वह उनका इंतजार कर रहे थे। माई साहेब ने उन्हें शांत किया और फिर कॉफी बनाने के लिए रसोई में चली गईं। रात 8 बजे जैन पुजारियों का एक प्रतिनिधिमंडल बाबा साहेब से मिलने आया। बंगले के लिविंग रूम में बाबा साहेब और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बीच बौद्ध और जैन धर्म पर चर्चा हुई। इस प्रतिनिधिमंडल ने बाबा साहेब से अपील की कि वह 6 दिसंबर को होने वाले जैन सम्मेलन में शामिल हों। उनका प्रस्ताव था कि बाबा साहेब जैन धर्म के भिक्षुओं के साथ बहस करें ताकि दोनों धर्मों के बीच एकता कायम हो सके। बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ। जब बाबा साहेब जैन समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ गहन चर्चा में व्यस्त थे तब डॉक्टर मालवनकर अपनी मुंबई यात्रा के लिए निकलने की तैयारी कर चुके थे। उन्होंने बाबा साहेब से अनुमति ले ली और फिर हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। कुछ लिखित स्रोतों में उल्लेख मिलता है कि जब डॉक्टर मालवनकर यात्रा पर निकल रहे थे तो उन्होंने बाबा साहेब से कोई बात नहीं की। इसके बाद जैन समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी मुलाकात समाप्त कर विदा ली। इस दौरान बाबा साहेब ने उन्हें सुझाव दिया कि यदि उन्हें चर्चा जारी रखनी है तो अगले दिन शाम के समय उनके सचिव से मुलाकात का समय निर्धारित कर लें। उसके बाद बाबा साहेब ने मन में ही बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ करना शुरू कर दिया। माई साहेब लिखती हैं कि जब भी बाबा साहेब बेहद अच्छे मूड में हुआ करते थे तो वो बुद्ध वंदना और कबीर के दोहे पढ़ा करते थे। कुछ देर के बाद जब माई साहेब ने ड्राइंग रूम में झांका तो देखा कि बाबा साहेब नानक चंद रत्तू को रेडियोग्राम पर बुद्ध वंदना का रिकॉर्ड बजाने को कह रहे थे। उसके बाद रात के खाने के वक्त बाबा साहेब ने थोड़ा सा खाना खाया। उनके खाने के बाद माई साहेब ने खाना खाया। बाबा साहेब माई साहेब के खाना खत्म करने का इंतजार करते रहे। उसके बाद उन्होंने कबीर का दोहा चलो कबीर तेरा भवसागर डेरा बड़े सुर में गाया। बाद में छड़ी का सहारा लेकर वो बेडरूम की तरफ चल पड़े। उनके हाथ में कुछ किताबें भी थीं। बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए ही बाबा साहेब ने अपनी किताब अद्बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना की एक कॉपी और SM जोशी और आचार्य अत्रे के नाम लिखी चिट्ठियां भी सौंपी और नानक चंद से कहा कि वो ये सब उनकी मेज पर रख दें। अपना काम खत्म करने के बाद नानक चंद रत्तू भी अपने घर चले गए। माई साहेब अपना काम निपटाने रसोई घर में चली गईं और फिर बाबा साहेब ने इस संसार को अलविदा कह दिया। जैसा कि माई साहेब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, बाबा साहेब को देर रात तक अध्ययन और लेखन की आदत थी। जब वे अपने काम में डूब जाते तो पूरी रात पढ़ते और लिखते रहते थे। लेकिन माई साहेब बताती हैं कि 5 दिसंबर की रात जब नानक चंद रत्तू अपने घर के लिए रवाना हो गए, उसके बाद बाबा साहेब ने अद्बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना में कुछ बदलाव किए। इसके बाद उन्होंने SM जोशी, आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे और ब्राह्मी सरकार के नाम लिखी चिट्ठियों को दोबारा देखा। आमतौर पर देर रात तक जागने वाले बाबा साहेब उस दिन करीब 11:30 बजे ही सोने के लिए चले गए। उस रात के बारे में भावुक होते हुए माई साहेब लिखती हैं कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहेब के जीवन की अंतिम रात साबित हुई। 6 दिसंबर की सुबह उनके जीवन के अंतिम अध्याय का आरंभ हुआ। हर दिन की तरह 6 दिसंबर 1956 की सुबह माई साहेब जल्दी उठी। उन्होंने चाय बनाई और ट्रे लेकर बाबा साहेब को जगाने उनके कमरे में पहुंची। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे थे। माई साहेब लिखती हैं, जैसे ही मैं कमरे में पहुंची देखा कि बाबा साहेब का एक पैर तकिए पर था। मैंने उन्हें 2-3 बार आवाज दी लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मुझे लगा कि वे गहरी नींद में हैं, इसलिए उन्हें हिलाकर जगाने की कोशिश की और
लेकिन वे सोते सोते इस संसार को छोड़ चुके थे। यह देखकर माई साहेब को गहरा आघात लगा। वे फूट फूट कर रोने लगीं। उस समय बंगले में केवल 2 ही लोग थे, माई साहेब और उनके सहायक सुदामा। रोते हुए माई साहेब ने सुदामा को आवाज दी। इसके बाद माई साहेब ने तुरंत डॉक्टर मालवनकर को फोन किया और पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए। डॉक्टर मालवनकर ने सलाह दी कि बाबा साहेब को कोरामाइन का इंजेक्शन दिया जाए, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु को कई घंटे बीत चुके थे। ऐसे में यह संभव नहीं था। माई साहेब ने तुरंत सुदामा को नानक चंद रत्तू को बुलाने के लिए भेजा। सुदामा कार लेकर गए और रत्तू को उनके घर से लेकर आए। इसके बाद घर में मौजूद लोगों ने बाबा साहेब को होश में लाने की भरसक कोशिश की। किसी ने उनके शरीर की मालिश की तो किसी ने मुंह से सांस देने का प्रयास किया, लेकिन कोई तरीका कारगर नहीं हुआ। बाबा साहेब हमेशा के लिए इस संसार से विदा हो चुके थे। नानक चंद रत्तू ने तत्काल बाबा साहेब के करीबी सहयोगियों को फोन कर उनके निधन की सूचना दी। इसके बाद उन्होंने सरकारी विभागों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UNI और आकाशवाणी को भी इस दुखद समाचार से अवगत कराया। बिजली की तरह गूंज उठी बाबा साहेब के निधन की खबर। बाबा साहेब के निधन की खबर बिजली की तरह पूरे देश में फैल गई। यह सुनते ही उनके अनुयायी गहरे शोक में डूब गए। चारों ओर उदासी छा गई और हजारों की तादाद में लोग दिल्ली स्थित 26 अलीपुर रोड के बंगले की ओर उमड़ पड़े। चंगदेव खैर मोड़े ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि माई साहेब चाहती थीं कि बाबा साहेब का अंतिम संस्कार सारनाथ में हो, लेकिन अपनी आत्मकथा में माई साहेब ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अंतिम संस्कार मुंबई में करने का निर्णय लिया था। अंततः यही तय हुआ कि बाबा साहेब का अंतिम संस्कार मुंबई में ही होगा। जैसे जैसे खबर फैलती गई, 26 अलीपुर रोड के बंगले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय मंत्री, सांसद और बाबा साहेब के अनुयायी एकत्र होने लगे। बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाने के लिए जगजीवन राम ने विशेष विमान की व्यवस्था की। पार्थिव शरीर पहले नागपुर ले जाया गया और फिर मुंबई पहुंचाया गया, जहां इतिहास के सबसे भव्य अंतिम संस्कारों में से एक संपन्न हुआ। और इसी तरह बाबा साहेब इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और उनकी क्रांति आज भी जिंदा है। सवाल ये नहीं है कि बाबा साहेब हमारे बीच नहीं हैं। सवाल ये है कि क्या हम उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि उनका सपना अधूरा न रहे, तो हमें उनके विचारों को पढ़ना होगा, समझना होगा और आगे फैलाना होगा, क्योंकि जब तक शिक्षा हमारी ढाल नहीं बनेगी, तब तक संघर्ष खत्म नहीं होगा। आप सभी बाबा साहेब की लिखी और उन पर लिखी महत्वपूर्ण किताबें इस लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हैं। जय भीम।